अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, कल मुल्क की तारीख में पहली मरतबा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुनाकिद होने जा रहे हैं, जिनमें 50 यूसी काउंसिल्स के लिए 2400 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। लेकिन असल कांटेदार मुकाबला हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के माबैन है, जहां ये दोनों जमातें जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि इंतखाबात से पहले इस्लामाबाद से रुकने कौमी असम्बली तारिक फजल को वजीर मुमलिकत बनाना दरअसल नून लीग को जितवाने के लिए प्री पोल रिगिंग की गई है। दूसरी जानिब इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हालत सबसे पतली है, जो सिर्फ 81 उम्मीदवार ही मैदान में ला सके, और इसके लिए भी पीपल्स पार्टी अलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जमात अवामी तहरीक की मोहताज है, जो इन इंतखाबात में उनके इत्तेहादी है। बहरहाल इस्लामाबाद में जल्द से जुलूसों के जरिए वोटर्स को गरमाने के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई, और ये वोटर्स इस्लामाबाद किस जमात के हवाले से करते हैं, इसका फैसला कल हो जाएगा कि वोटर्स किस जमात के हक में कल बाहर निकलेंगे। उधर कराची में भी आज सियासी पारा हाई रहा, जहां सरजानी से लेकर लियारी तक तमाम जमातें सियासी अखाड़े में कूद पड़ी। इमरान खान कराची का इंतखाबी मार्का जीतने के लिए बेचैन नजर आते हैं, जिन्होंने शहर के पख्तून इलाकों बनारस और सुल्तानाबाद के अलावा पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी में अपने पंजे गाड़ने के लिए किकरी ग्राउंड जलसे का सहारा भी लिया, और उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी अपने गढ़ लियारी से दूर रहकर इंतखाबी रैली निकालती नजर आई, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने होम ग्राउंड में पूरे एतमाद दिखाई दी। अब 5 दिसंबर को शहर कायद किसका होगा, इस पर ही सबकी नजरें लगी हैं। लेकिन कराची में एक अहम मसला अमन और अमान का भी है, जहां 93% पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे कि यूरोपियन मुल्क माल्टा के दारुल हुकूमत वलीता में होने वाली दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में रुकने ममालिक की जानिब से सिक्योरिटी खतरात, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के हवाले से मामलात ज़ेरे गौर आए, और इस मौके पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने खिताब में दाइश से निपटने के लिए आलमी बिरादरी को ताउन की यकीन दहानी भी करवाई, और ऑपरेशन ज़रब-ए-असद की जो कामयाबियां हैं इसका भी आज जिक्र किया। काबिल तहसीन बात यह है कि अब आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो कोशिशें हैं इनको सराहा जाने लगा है। इस हम बात करेंगे। जफर हिलाली साहब कराची से होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में बैठे दिखाई देंगे। टिक्का खान सानी इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर हमें टेलीफोन लाइन पर अपडेट्स देंगे, और रऊफ क्लासर साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा कराची से हमारे रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर हमें सारी सूरत-ए-हाल से अपडेट करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हम करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कल इस्लामाबाद में पहली मर्तबा बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सजेगा। क्या जोशो खरोश है वफाकी दारुल हुकूमत में, और क्या माहौल है, वोटर्स कल किसके लिए निकलेंगे, क्या सूरत हाल है, वहां पर हमारे नुमाइंदे टिक्का खान सानी हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। टिक्का खान सानी, क्या सूरत हाल है, क्या जोशो खरोश है कल के हवाले से? पहली बार मुनाकिद होने जा रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात कल। जी बिल्कुल शाजिया, 50वें साल में इस्लामाबाद दाखिल हो रहा है, और साथ ही उन्हें बल्दियाती इलेक्शन जो है पाकिस्तान के तारीख में पहली मरतबा ये इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत में बहुत जोशो खरोश है। खास तौर पे मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, एक तो पार्टियां जो हैं वो पुरजोश है, इसके कारकुन पुरजोश हैं, साथ ही जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में इस दफा बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 970 तादाद है आजाद उम्मीदवारों की। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के 530 उम्मीदवार हैं, और तहरीक इंसाफ के 480 उम्मीदवार हैं। सबसे कम जो है वो जमात इस्लामी के हैं 184। जो कैंडिडेट्स का चुनाव पीपल्स पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं? 81। पीपल्स पार्टी के तो ना होने के बराबर है। चंद उम्मीदवार हैं, यानी पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में अपने लिए उम्मीदवार भी नहीं मिले, और जमात इस्लामी के 184 सबसे कम जो बड़ी जमातें हैं जो मुकाबले में हैं उनमें सबसे कम जमात इस्लामी के हैं, और सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार हैं 970। लेकिन जो मुकाबला हो रहा है जिसमें पोलिंग स्टेशन हैं, 640 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं इस्लामाबाद में।
पोलिंग बूथ जो है वो 21। अच्छा टिका खान सानी, कल छुट्टी नहीं है, ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद है वहां पर, लोगों को कल दफातर में भी जाना है, अपने कामों पर भी जाना है, स्कूल कॉलेजेस भी कल खुले हैं, तो वोटिंग का टाइम उन लोगों के लिए कम नहीं पड़ जाएगा जिन्होंने सुबह 9 बजे नौकरी पर जाना है, 5-6 बजे घरों को वापस आना है? जी बिल्कुल, बड़ी सख्त शराइत रखी गई हैं वजीर दाखिला की तरफ से। पहली दफा वजीर दाखिला खुद इस छुट्टी में इन्वॉल्व हुए हैं। एक तो उन्होंने ऐलान किया है कि ये छुट्टी पूरी नहीं होगी बल्कि आधी होगी, यानी 2 बजे तक होगी। पहले तो लाहौर में आपने देखा, लाहौर की इलेक्शन में तमाम सेक्रेटेरिएट बंद था, लेकिन इस्लामाबाद में पूरा सेक्रेटेरिएट खुला होगा। और जिन लोगों ने, क्योंकि ये सरकारी मुलाजमीन का शहर है, हर सेक्टर में देखिए आप, हर सेक्टर में सरकारी मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद है और ज्यादा वोटर्स हैं सरकारी मुलाजमीन का। जब उन्हें बाउंड कर दिया जाएगा कि वो 2 बजे तक अपने दफातर में रहें, और अगर अपने दफातर से उन्होंने जाना है तो अपने मुजाज अफसर से इजाजत लेने के बाद जाएंगे, 2 बजे से पहले। 2 बजे छुट्टी होगी, मेट्रो कुछ लोगों को तो पहुंचा देगी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जो पैदल आती है, सैकड़ों पे आते हैं, आम लोग हैं, ट्रांसपोर्ट उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब वो अपने हलकों में पहुंचेंगे तो यकीनी तौर पे घंटा, आधा घंटा, 2-2 घंटे रह जाएंगे। तो असद उमर ने आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन को दरखास्त भी की है कि टाइम बढ़ाया जाए, तो कुछ नोट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, इस पर कुछ गौर कर रहे हैं? जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो रद्द-ए-अमल आया है कि बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं होगा, सिर्फ 3 घंटे दिए गए हैं। तो उनका ये मौकफ है कि 3 घंटे काफी होते हैं पोलिंग के अमल में, यानी वोट पोल करने के लिए। और ये साथ पहले ही उन्होंने ये उज़र बयान किया है कि पहले ही 10.5 घंटे से 11 घंटे का पोलिंग टाइम है, तब से ज्यादा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि 7 बजे ये शुरू होगा इंतखाबात पोलिंग का वक्त, और 5 बजे तक जारी रहेगा। और 7 बजे तक असद उमर ने वक्त मांगा है। उन्होंने केपीके का अपना एक्सपीरियंस दोहराया है कि केपीके में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन जो कि छुट्टी ना होने की वजह से वोटिंग से महरूम रहे। तो ये नहीं चाहते कि इस्लामाबाद में भी ऐसा हो। लेकिन अच्छा टिका खान सानी, हमने पंजाब में देखा कि पंजाब में आजाद उम्मीदवार छाए रहे, बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, और इस्लामाबाद से भी हमें कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि वहां पर भी एक बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हैं। ये आजाद उम्मीदवार कौन है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है या अपनी जमातों से नाराज हैं, जिनको वोट नहीं, जिनको टिकट नहीं मिले और इन्होंने अपने अलग ग्रुप्स बना लिए और आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं? किन लोगों की तादाद ज्यादा है इनमें? शाजिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जो आजाद कैंडिडेट के हवाले से आपने पूछा, और खासतौर पे इस सवाल के 2 हिस्से हैं। और एक तो ये है कि वाकईतन बहुत सारे आजाद कैंडिडेट्स हैं जो नाराज हैं पार्टियों से। उन्हें, जैसे एक हलके में मैं कल रात को गया, एक बहुत बड़ा जलसा था, वहां पे वो जफर अली शाह के नाराज कैंडिडेट वहां थे, वोटर्स वहां थे उस जलसे में, जमात इस्लामी के नाराज वोटर्स वहां थे, तहरीक इंसाफ के नाराज वोटर्स वहां थे, और एक आजाद उम्मीदवार जिनका नाम नईम है, उनकी सपोर्ट में सारे कैंडिडेट्स जो है, सारे वोटर्स जो हैं, अपनी पार्टियां छोड़ के, पार्टी वबस्तियां छोड़ के, उनकी पार्टी एक ही है। वो ऐलान कर रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के हैं, हम मुस्लिम लीग नून के हैं और हम जमात इस्लामी के हैं, लेकिन वोट हम देंगे अपने इस आजाद कैंडिडेट को। ये अजीब सी और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हमने देखी, और जगह जगह हर सेक्टर में ऐसा ही है। और कुछ उम्मीदवार भी नाराज और वोटर्स भी नाराज। जी बिल्कुल बिल्कुल, वोटर्स भी नाराज, उम्मीदवार भी नाराज। और कुछ हलकों में चूंकि गरीब आबादियां हैं, कच्ची आबादियां हैं, यकीनी तौर से हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे पैसे बांटे गए और वो आजाद कैंडिडेट की तरफ से पैसे बांटे गए, उनको बड़े लालच दिए गए, उनमें लिफाफे तकसीम हुए। ये शिकायत आई है मुख्तलिफ कैंडिडेट की तरफ से। कल जब हमने विजिट किया तो जो आजाद कैंडिडेट हैं ये कच्ची आबादियों में और गरीब जो लोग यहाँ पे रहते हैं वहां पे तो उनका बड़ा असर है, क्योंकि पैसे वाले हैं, चमक है। और आजाद कैंडिडेट ज्यादातर यहाँ पे उमरा है, जो सरमायादार हैं, यहाँ पे पैसे वाले हैं। और देखिए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, तो कोई बड़े ट्रेडर का बेटा है, कोई बड़े वकील का बेटा है। और यहाँ पे इस्लामाबाद में वो जो विरासत की सियासत नजर आ रही है, सरमाया पीछे माँ बाप का है और आगे बच्चे खड़े किए हुए हैं। और कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स और कुछ जागीरदार सरमायादार भी इस्लामाबाद में नजर आते हैं, देही इलाकों में। बिजनेस क्लास भी काफी नजर आ रही है आजाद उम्मीदवारों के हैसियत से लड़ने में। बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि आजाद उम्मीदवार क्या रंग दिखाते हैं कल, सियासी जमातों से किस हद तक जो आगे दौड़ पाते हैं। बहुत शुक्रिया टिका खान सानी। आपका रऊफ क्लासर साहब मेरे साथ है लाइन पे? जी लाइन पे हूँ मैं। क्लासर साहब, वैसे तो आपका आबाई शहर लिया है जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, लेकिन एक शहर जहां पर आप रहते भी हैं, जहां आपकी नौकरी भी है, जहां आपकी फैमिली भी है, वहां कल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आपसे अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपसे अच्छा शहर को कोई नहीं समझ सकता।
समझते हैं कि पीटीआई और नून लीग के दरमियानी मुकाबला होगा ज्यादा सख्त, जिस तरह मैं टिक्का खान सानी से भी पूछ रही थी, आजाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद मैदान में है, क्या लग रहा है आपको वोटर्स का मूड? फिर वो टिक्का खान सानी साहब जो है अच्छा बेपर दिए, अच्छा उन्होंने, बस मुझे उनकी एक बात पे थोड़ा सा हो रहा है, डाउट हो रहा है, शक हो रहा है। जो उन्होंने कहा ना यहाँ पे जगीरदार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस्लामाबाद में तो कोई जगीरदार नहीं रहता, इस्लामाबाद में तो कोई जगीरें नहीं है, कोई जमीनें नहीं है, वहाँ तो पटवार के इलाके, पथरीले इलाके हैं, वहाँ तो आप कह सकते जो पहाड़ियों के मालिक हैं वो जमींदार समझे जाते हैं, ये पहाड़ी मेरी है, ये आधी आपकी है, ये कच्ची उसकी है, या एक दो कनाल के लोग हैं। तो आप सियासत में हर जगह ये कहते हैं ना कि वहाँ भी जगीरदार है, तो मेरा नहीं ख्याल के इस्लामाबाद में जगीरदार है। हाँ, इस्लामाबाद में एक और माफिया है जिसकी तरफ थोड़ा सा इशारा टिक्का खान सानी ने भी किया है, वो आपका माफिया है वहाँ पे, ये जितने ये वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ा माफिया है जो सीटीए के साथ मिलके वहाँ की जमीनों पे उन पे कब्जे कराने, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का 110 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज वहाँ पे आप इस्लामाबाद की हदूद में ऑपरेट करती हैं, 110। अब एक एक को भी लगा लें कि 10-10 हजार उनके पास कनाल जमीन है, तो कितने हजार एकड़ जो हैं आप जमीनों को कह सकते जो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इस्लामाबाद को आप भी जानते हैं, आप भी वहाँ पे कुछ अर्सा आपने भी काम किया है, अगेन अपना टीवी शो वहां से भी आप करती रही हैं। इस्लामाबाद में कोई ऐसी जरी जमीन नहीं है जहाँ पे आप हाउसिंग सोसाइटीज बना सके, लेकिन लोगों को फराड करने के लिए सीटीए के साथ मिलके 110 गैर कानूनी है जिनके पास एनओसी नहीं है, जो ऑपरेट नहीं करती। अब ये माफिया क्या करेगा, जो इस्लामाबाद में मुझे खतरा लग रहा है सबसे बड़ा, कि ये आराम से 2, 2.5 या 3 अरब रुपए में पूरे का पूरा इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन आप उसको जीत सकते हैं। मान लेते हैं ये जो काउंसलर हैं, इस्लामाबाद का क्राउड जरा पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो हो सकते हैं अच्छे लोगों को वोट दे, मैं ये नहीं कहता कि सारे से बुरे लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे उससे, लेकिन आगे चल के क्या होना है, इन्हीं लोगों ने कोई वहां पे वो बनाना है, मेयर बनाना है, या इन्हीं लोगों ने यहाँ पे बैठ के कोई उसका चेयरमैन बनाना है, उसका ये बल्दिया का या सीटीए का या आज जो भी सिस्टम आ रहा है सामने। अब उसमें से कितने लोग हैं जो इनके प्रॉपर्टी डीलर्स की टेम्पटेशंस को रेजिस्ट कर सकेंगे? ये इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि किसी ने 50 लाख रुपए लेना है, किसी ने 1 करोड़ रुपए लेना है। जो मुझे खतरा लग रहा है कि 2-2.5 अरब रुपए में पूरे का पूरा इस्लामाबाद का जो भी यहाँ आके मेयर बनेगा, जो भी आके यहाँ पे चीफ बनेगा, उसके पीछे प्रॉपर्टी माफिया जरूर होगा, क्योंकि सीटीए जो है एक बहुत बड़ी एक सोने की कान है। सबसे बड़े जो एतराजात उठाए जा रहे हैं, मेरे पास कुछ उसके सबूत भी हैं डॉक्यूमेंट्री, अशरफ गुजर साहब हैं जो NA-48 से नवाज लीग के उम्मीदवार थे, वो बड़े सीरियस इल्जामात लगा रहे हैं, अंजुम अकील पे लगा रहे हैं और उस पे साथ साथ तारिक फजल चौधरी साहब पे लगा रहे हैं, बल्कि वो जी हाँ, जिन्हें सीडीए की रिसेंटली वजारत मिली है, इल्जाम लगाया जा रहा है कि प्री पोल रिगिंग है ये। और अगली आपको बता दूं मैं शाजिया, ये चीजें आएंगी कि तारिक फजल चौधरी साहब भी थे जो इस वक्त उन्होंने वहां पे NARC की, जो आपको याद होगा वहां पे 1600 एकड़ जमीन की समरी लेके गए थे वजीर आजम के पास कि आप इसकी एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की जमीन लें और ये सीटीए को वापस करें, हम हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं। उसके पीछे जो मूव है वो तारिक फजल चौधरी साहब थे, और तारिक फजल चौधरी साहब पे अच्छी खासी चीजें आ रही हैं, इनके भाई इलेक्शन में हैं, उस पे कोई FIR हैं। अच्छा, जिन लोगों ने नवाज लीग की तरफ से बैठ के उन्होंने फैसला किया टिकटों का, उसमें जो लोग शामिल हैं, जो आगे चौधरी अशरफ गुजर साहब बताते हैं, उन तमाम पे कोई ना कोई केसेस हैं, मुकदमे हैं। तो इस्लामाबाद की हद तक मुझे तो एक बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिस तरह के लोगों के हाथ में सीटीए दे दिया गया, हम तो ब्यूरोक्रेसी से तंग थे ना कि शहर को तबाह कर दिया, ये नुमाइंदे आएंगे, ये नुमाइंदे जिस तरह के आ रहे हैं, सीटीए आपका सीटीए नहीं रहेगा, ये नहीं बचेगा, ये प्रॉपर्टी माफिया के काबू में जाने वाला है। ये शहर आप देखेंगे अभी कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, हालांकि बर्बादी इन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने भी कसर नहीं छोड़ी हुई, लेकिन जो मुझे खौफ हो रहा है कि जब से तारिक फजल साहब को ये महकमा स्पेशली दिया गया है, इसके पीछे बड़ी लंबी प्लानिंग है, इस शहर की कोई जमीन नहीं बचेगी, कोई आप हम कोशिश कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में उनको लाइन पे लेते हैं, उनसे बात भी करते हैं। जो पीटीआई है एतराज भी उठा रही है। जफर हिलाली साहब, आपके शहर कराची में आज सारा दिन क्या हुआ इस पर तो डिस्कस करेंगे, लेकिन कल जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात पहली दफा होने जा रहे हैं तारीख में, आपको क्या लग रहा है कि हुक्मरान जमात ही उन्हीं के हक में ये फैसला आएगा? पीटीआई का एक सपोर्टर है, पढ़ा लिखा तबका है, हमने देखा इमरान खान के धरने में कितने लोग वहां से आते थे, तो आपको क्या लग रहा है इस कल के दिन के हवाले से? देखिए, चोरों का जब मुल्क होता है तो दारू खिलाफा में सबसे ज्यादा और बड़े माहिर चोर इकट्ठे होते हैं, और अब हमें बता दिया है रऊफ क्लासरा साहब ने कि वाकई ये इतने चोर हैं। मुझे कहा गया था कि 110 क्लासरा साहब ने कहा है
شاید ان کے سٹیٹسٹکس کریکٹ ہو, مجھے کہا گیا ہے 120 انلیگل سوسائٹیز ہیں. اور بائی دا وے ایک نیا منسٹر بنا ہے اور اس منسٹر کا رسپانسبلٹی ہے CAD, CAD بڑا اچھا انگریز, نہیں CDA نہیں, مجھے کہا ہے CAD. چلو اگر CAD ہے تو انگریزی میں وہ ایک بڑا اچھا لفظ ہے, ان کا ذہن بتاتا ہے. سنا یہ ہے کہ اس منسٹر نے ان کو بتا دیا, یہ 120 انلیگل سوسائٹی کے سربراہ کو, کہ تم فکر مت کرو, جاؤ ووٹ کرو, تمہارے کو ابھی ڈیزالو کرنے کا ہم نے اب پورا فیصلہ نہیں کیا ہے. دیکھیے ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ جو اس الیکشن کمیشن کس سے ووٹ گنتی کرے گی. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ کہتے ہیں ووٹ دینا جو دیتا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, جو گنتا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ سب گورنمنٹ تو یہ بھی سب گورنمنٹ سرونٹس ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک اور شیم الیکشن ہے, شیم پروسیجرز ہے. افسوس ہے کہ یہ شیم ڈیموکریسی میں یہ سب چیزیں کرنے پڑ رہے ہیں. صحیح. رؤف کلاسرا صاحب, ایک اور بڑا اتحاد دیکھنے, عجیب و غریب سا اتحاد, اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ عوامی تحریک جو ہم نے دیکھا PTI کے دور میں, اتنا انہوں نے لمبا دھرنا دیا, سخت سردی میں دھرنا دیا اس نظام کے خلاف, کرپٹ مافیا کے خلاف, کرپٹ حکومت کے خلاف. کل انہی کے ساتھ یہ لوگ اتحاد کرنے جا رہے ہیں. کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا آپ کو, PTI اور پیپلز پارٹی؟ کوئی شادیہ کیا رونا روئے ہیں آپ اور میں نے, کتنے اس پہ سینکڑوں شوز کیے ہیں, دوسرے لوگوں نے کیے ہیں. ان کے اندر کوئی بھی نہیں رہے گی. عمران خان صاحب بالکل وہی روایتی پالیٹکس پہ چلے گئے جو کراچی میں کل ہی میں بات کہہ رہا تھا آپ کو, کہ سپیکر کے الیکشن میں تو ووٹ نہیں ڈالتے ان کو جماعت اسلامی والے, کہ برے لوگ ہیں. کل جو اسلام آباد میں اتحاد ہے یہ پیٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. نہیں, میں اسی پہ تھوڑا سا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پولیٹیکلی کرپٹ ہو چکی ہیں. میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں. ہم تو وہ کرتے ہیں کہ اس سے عمران خان صاحب سے کہ کوئی اپنے علیحدہ شناخت بنائیں گے. وہ وہاں پہ قومی اسمبلی میں ان کا کوئی اتحاد نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کو ووٹ نہیں ڈالتے, KPK میں اور کراچی میں اتحاد بنا لیتے ہیں. اچھا پیٹ ہے, آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جب میرا خیال جنوری فروری میں یہ لے کے آئے تھے, اپنا ہنگامہ جلوس لے کے آئے تھے اور انہوں نے آ کے پورا کا پورا دھرنا دیا تھا. وہ تو تحرکار صاحب نے آ کے پیپلز پارٹی کے خلاف دیا تھا, آپ کو یاد آ جائے گا اس وقت. اچھا آپ کی دفعہ ہے وہ نواز لیگ کے خلاف انہوں نے دیا ہے, اس پہ دھرنا دیا تھا عمران خان صاحب سے مل کے. ان لوگوں کا کوئی پولیٹیکلی طور پر ان کی آئیڈیالوجی نہیں رہے گی. آپ اور میں اگر کل کو یا ہلالی صاحب ووٹ ڈالنے جائیں, ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم ان میں سے کس کو ووٹ دیں, کیونکہ تمام کی آئیڈیالوجیز ان کی ایک ہو چکی ہیں. اچھا آپ نے کل سنا ہوگا وہ محمود رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے, مجھے دکھ ہوا ان کے منہ سے سن کے بعد. انہوں نے کہا آپ کل کے دشمن آج کے دوست ہو سکتے ہیں, آج کے دوست کل کو دشمن ہوتے ہیں, ہم اس کو سیاست کہتے ہیں, یہ فرما رہے تھے. اگر آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں پھر اس میں نواز شریف میں کیا برائی ہے, پھر زرداری میں کیا برائی ہے, پھر MQM میں کیا برائی ہے, مولانا فضل الرحمان میں کیا برائی ہے, جن کے خلاف آپ جا رہے ہیں وہ بھی تو یہ کچھ کہہ رہے ہیں. کل کو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ دشمن تھے, یہ آصف زرداری پہ مقدمے بنانے والے نواز شریف صاحب تھے جن سے بری ہوئے ہیں. آج وہ دوست بن گئے, وہ کہتے ہیں ہم تو بھائی ہیں اور ہماری نسلوں میں دوستی ہوگی. یہی پیٹ تھی جو گالیاں دے کہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو کتنی گالیاں دی تھی فیروز قادری صاحب نے جب یہ اپنا پہلا دھرنا جلوس لے کے گئے. آج کہتے نہیں جناب, آج کہتے نہیں جی نواز شریف صاحب بڑے وہ کہتے بگ ایول ہیں, یہ لیسر ایول ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے میرا خیال ہے جو عمران خان اور پیٹ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ لوگ پھر آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. آپ سے زیادہ ان کو فائدہ پھر یہ پولیٹیکلی طور پر اگر انہیں اپنے ان نظریات پہ آ کے کمپرومائز کر رہا ہے, ان کو نواز شریف اور زرداری زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں. لوگ ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہو گئے تھے کہ شاید ان سے مختلف ہیں, ڈفرینٹ ہیں. لیکن میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اس سے مایوس ہوں عمران خان صاحب کی پالیٹکس سے بھی اور اب طاہر القادری صاحب کی, یہ کوئی مختلف نہیں ہے. ایک اور کل اسلام آباد میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف بالکل ایک دوسرے کے مخالف نظر آئیں گے. عجیب تماشا بن گیا, ایک عجیب تماشا بنا دیا انہوں نے اور ہمیں کنفیوز کر دیا. بلکہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں, آپ اور میرے جیسے ہلالی صاحب جیسے لوگ اب شرمندہ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یار ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہلالی صاحب. رؤف کلاسرا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور زیادہ تر آئی ایم موسٹلی آلویز ایگری ود ہم, مگر اس وقت تھوڑا سا وہ زیادہ مایوسی ایز فار ایز عمران خان دکھا رہے ہیں. شاید وہ سچ ان دی اینڈ ہی مے بی رائٹ, مگر دیکھیے آج میں نے ان کا تقریر سنا,
آج اس نے کیا کہا تھا جو غلط تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے لیڈرز چور ہیں، لٹیرے ہیں، اور یہ پالیٹکس میں اس لیے آئے ہیں پیسے بنانے کے لیے، ان کے پیسے وہ ملک کے باہر لگتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ تو کوئی ایسی غلط بات نہیں تھی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کہا، امپلیکیشن یہ تھا کہ بھئی یہ چینج آف گورنمنٹ ابھی کافی نہیں ہے، ابھی یہ چینج آف سسٹم ہونی چاہیے۔ میں اس پر آپ سے بات کرتی ہوں۔ اب آپ سوچئے، مجھے بریک لینے دیں، مجھے بریک کے بعد میں سیدھا آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید جی۔ ظفر ہلالی صاحب، آج خوب رنگ جمایا عمران خان صاحب نے۔ پہلے اطلاعات تھی وہ رستے میں تھے، جب انہیں پتا چلا کہ جلسہ گاہ میں رش ہی نہیں ہے، لوگ ہی نہیں ہے، وہ واپس چلے گئے۔ پتہ نہیں پھر لوگوں کو انہوں نے کیسے اکٹھا کیا۔ میں اقتدار انور کو لائن پہ لوں گی، ہمارے رپورٹر ہمیں ڈیٹیلز بتائیں گے۔ آپ بتائیں گے خان صاحب کی آج کی جو بیٹنگ تھی کیسی رہی؟ بیٹنگ ان کی تو کوئی خاص زوردار نہیں تھی، مگر جو انہوں نے کہا، شاہجہاں اگر آپ سٹڈی کریں، اس میں جو میں نے آپ کو بات بتائی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں کی۔ اب یہ انہوں نے جو نہیں کہا میں آپ کو بتاؤں گا، جو انہوں نے اپنے اپوننٹس کے بارے میں نہیں کہا، وہ یہ نہیں کہا کہ بھئی اس وقت پاکستان میں ڈومیسٹک اور فورن ڈیٹ $197 بلین ہو گئے، یہ کراس دا ریڈ لائن، یہ کبھی کوئی ملک ری پے نہیں کر سکتا، اسپیشلی جب آپ کا جی ڈی پی گر رہا ہے۔ اور انہوں نے ایک بات اور نہیں کہی کہ ایک ٹرانچ، اگر آئی ایم ایف نے آپ کا ایک ٹرانچ ریفیوز کر دیا تو پھر آپ فیلڈ سٹیٹ ہو جائیں گے، اور پھر آپ کا نام فیلڈ سٹیٹ ہو جائے گا، یو ول بی بینکرپٹ۔ اور انہوں نے ایک چیز نہیں کہا کہ ریلوے کے ملازم 6 مہینے سے ان کو تنخواہ نہیں ملا ہے، پی ٹی کے ملازم کو شاید 4 مہینے سے نہیں ملا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کہتا تو سب چیز ہے جو صحیح ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ خود کیسا ہوگا ان دی اینڈ، وہ ان کے طرح نکلے، اس لیے کہ اب تک وہ پاور اس کو ملا نہیں ہے، مگر جو چیز اور بھی چیزیں جو کہنا تھا وہ نہیں کہا۔ تو لیاری آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا تھا، پیپلز پارٹی کا ہی ہے؟ خان صاحب وہ رنگ نہیں جما پائے آج لیاری جا کر؟ نہیں، میرے خیال میں کہ لیاری جو ہے شاید پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، شاید مرزا کا ہو، شاید وہ جو کیا نام ہے ذوالفقار مرزا کا ہو، اس کا پیپلز پارٹی کا ہو۔ میرے خیال میں بڑا مشکل ہے کہنا کہ کبھی پیپلز پارٹی کا نہیں رہے گا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی تو ادھر جنم دی تھی، اور میرے خیال میں ہم جب پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، ہم بیوی کی پارٹی، ہم ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی، ہم یہ جو ہے زرداری صاحب کی پارٹی کو نہیں بلا کرتے۔ مگر I don't know, I really don't know، لگتا ہے کہ عمران خان اسٹینڈ سم چانس، خاص طور اگر مرزا ان کے ساتھ آ گیا ہے۔ اب بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک نیشنل پارٹی کا لیڈر ایک مرزا صاحب کے پاس جا رہا ہے، کہہ رہا ہے خدا کے لیے تم میرے پارٹی پہ آؤ۔ دس شوز کہ کتنا ڈسکنیکٹ ہے پی ٹی آئی کا اور کراچی سے۔ صحیح۔ رؤف کلاسر صاحب، تحریک انصاف کی ہم بات تو کریں، آج میں آپ کا کالم پڑھ رہی تھی لیا کے حوالے سے کہ لیا کے بلدیاتی الیکشن کی اصل کہانی جس وجہ سے آپ وہاں پر لیا میں موجود ہیں، خان صاحب جو کسانوں کے حقوق کی تقریریں کرتے ہیں، آپ نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے، یہ کون سے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو وہاں پر کسانوں کو تنگ کر رہے ہیں، انہیں سود کر رہے ہیں، انہیں قرضوں پر کیا معاملات ہیں، کیوں تنگ کر رہے ہیں یہ لوگ کسانوں کو؟ کون لوگ ہیں پی ٹی آئی کے یہ؟ شاہجہاں آپ کی مہربانی، آپ میرے کالم جو میں ریگولر پڑھتی بھی ہیں اور اپنے شوز میں ہمیشہ آپ ان کو ٹیک اپ ہی کرتے ہیں، کیونکہ میں اب آپ نے جیسے کہا کہ لیا آیا ہوں، میری کل اسلام آباد واپسی ہے، اس میں جو اگر لیا کے حوالے جہاں سے میری ڈس اپوائنٹمنٹ شروع ہوئی ہے، جس کا بھی انہوں نے ہمارے دوست اور بھائی اگر ہلالی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ شاید رؤف جو ہے وہ زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہے، اس کی میرے پاس کچھ ریزنز ہیں۔ مثلا میں آپ کو لیا کا بتا دوں، لیا میں اس وقت جو پی ٹی آئی کے ضلعی سربراہ ہیں تحریک انصاف کے، وہ جو صاحب ہیں یہاں پہ نیاز جکھڑ صاحب ہیں، نیاز جکھڑ صاحب کی بڑی ہسٹری، جنہوں نے بیٹھ کے اس دفعہ بلدیاتی انتخابات کی ٹکٹیں بانٹی ہیں، یہ بیسیکلی پیپلز پارٹی کے تھے۔ اچھا، انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی، جنرل مشرف دور میں جب آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی پیٹریٹ بنی تھی، پیٹریٹ،
इन्होंने पीपल्स पार्टी पैट्रियट ज्वाइन कर ली, छोड़ के डिच किया इन्होंने। जरा सुनते हैं कि कैसे लोग खान साहब अपनी पार्टी में ले आए। उसके बाद ये वहां से निकले, इन्होंने क्यू लीग ज्वाइन, 2008 का इलेक्शन इन्होंने क्यू लीग के टिकट पे लड़ा, हार गए। उसके बाद 2013 में ये दोबारा पीपल्स पार्टी में चले गए। 2013 का टिकट उन्होंने लड़ा, उस पे पीपल्स पार्टी के टिकट पे, वो इलेक्शन फिर हार गए। अब वो आ गए तरीके इंसाफ में, आ गए 2018 का इलेक्शन वो लड़ेंगे तरीके इंसाफ में। आप इसको तब्दीली कहेंगे कि इमरान खान साहब तब्दीली ला रहे हैं? अब मुझे समझा दें, लिया का वोटर जो है, जिसने 2008 में उनको वोट नहीं दिया, जिसने 2013 में वोट नहीं दिया, तो इनका ख्याल है वो 2018 में वोट देगा। अब वो क्या कर रहे हैं आगे से? उन्होंने जिन लोगों को टिकटें दी है, जिनका मैंने जिक्र किया है, ये आपको उसको कोट सुल्तान का हल्का है, वहां पे ये बस्ती जैसल का हल्का है, वहां पे जो उनके उम्मीदवार हैं यूनियन काउंसिल के लिए, जिन साहब को दिया गया है वो मशहूर है। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल होती है ड्यू। ड्यू का मतलब होता है जो सूदखोर होते हैं, बनिए होते हैं, उनको कहते हैं ये ड्यू पे पैसा देते हैं। मतलब ये है कि उसमें मल्टीप्लाई करके और किसानों के उनके स्टाम्प पेपर से उनकी अलमारियां भरी पड़ी हैं। पूरे जिले में मशहूर है ये। मैं कोई बात आपको कोई नई बात नहीं बता रहा। हाँ, ये है कि मैंने लिख जरूर दिया उसमें कालम में। अब जिसने किसानों को यहाँ पे लूटा हुआ है, जिसने किसानों से यहाँ पे ड्यू पे पैसा देता है, उनसे स्टाम्प लेके उसने अपनी अलमारियां भरी हुई हैं, अब वो जो है तरीके इंसाफ का चेयरमैन का उम्मीदवार है। और उसके पीछे वही खड़े हुए नियाज जखर साहब खड़े हुए हैं, क्योंकि नियाज जखर साहब की वो उनके इलेक्शन मुहिम के लिए पैसे देते हैं। तो लोग इनको वोट देंगे? लोगों के साथ जब आप ये ज्यादती करते हैं, जब आप लोगों पे ऐसे नुमाइंदे आप उन पे आके उनको, अच्छा वो अनपढ़ टोटल, उनको कहें किसी वक्त कि आपको सीवी मंगवा लें इमरान खान साहब, कि आप इनके जरा सीवी तो देख लें कि किस किस बंदे को आप उनको टिकटें दे रहे हैं। उसके बाद ये दावे करें इमरान खान साहब इस्लामाबाद में बैठ के, वो कराची में बैठ के, और बड़े बड़े उनके दुलांग उनके दावे सुने, हम तब्दीली ला रहे हैं, ये मिट्टी और स्वाद तब्दीली ला रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रैकी में कहते हैं मिट्टी का स्वाद। हो सकता है खान साहब को ये पता ना हो कि ऐसे उम्मीदवार को टिकट मिली, हमारे प्रोग्राम के थ्रू खान साहब को पता चल जाए और वो शाजिया ये तबाही जो ला रहे हैं ना, शाजिया जो आप चले उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देने खान साहब को, ये जो तबाही ला रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ला रहे हैं। इन्होंने पूरा पॉलिटिकल कचरा, पॉलिटिकल वेस्ट, जो पीपल्स पार्टी का हारा, क्यू लीग का धुतकारा हुआ जो बंदा था, शाह महमूद कुरैशी जो है वो ले आए हैं पीटीआई में। ये साउथ में सराइकी इलाकों में तो इतना ज्यादा काम हुआ है आप सोच ही नहीं सकती। आप मुझे समझाएं कि जिसने 2013 का इलेक्शन लड़ा है पीपल्स पार्टी के टिकट पे, 2008 का लड़ा है जिसने उसके क्यू लीग पे, 2002 में जो उसमें पेट्रियाट में था जनाब मुशर्रफ के साथ, अब वो बैठ के उसने टिकटें तकसीम के तरीके इंसाफ की, इसकी जिलाई, उसकी बल्दियाती इलेक्शन की, आप इसको क्या कहेंगे? उसके बाद भी हम कहेंगे इमरान खान बड़ी तब्दीली ला रहे, सारे ड्रामेबाजियां हो रही हैं, ये सारे मिले हुए हैं ऊपर से। ये गुफ्तगू इमरान खान कुछ करता है, इसका मतलब आपके शहर लिया में कोई तब्दीली नहीं आ रही है? कैसे आ जाएगी? मैं अब आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, मुझे डिनाई करके दिखाएं, जो मैंने हवाले दिए, रेफरेंसेस दिए, आपको पता है मैं बगैर सबूत का कोई बात नहीं करता। इन्हें क्या मुझे गलत साबित करके दिखाएं कि इन्होंने जिन लोगों को टिकटें दी हैं, जिन लोगों को लेके आए हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है। अब मुझे समझाएं स्टेटस को कैसे टूट सकता है? नियाज जखड़ के जरिए आपका ख्याल आके स्टेटस को न टूटेगा, या जो ड्यू पे बैठे वहां पैसे दे रहे हैं और चेयरमैन लग रहा है, आपका ख्याल उसके जरिए स्टेटस को टूटेगा? नहीं टूटेगा। जिन्होंने वहां अलमारियां भरी हुई है किसानों के स्टैंप लेके, 10,000 का कर्जा है तो 1.5 लाख रुपए उससे वापस होते हैं, नहीं दे तो पुलिस के जरिए पर्चे और उनके जायदादों में कब्जे शुरू हो जाते हैं। ये है जो पीटीआई निचले लेवल पे कर रही है। और हमें कहते थे इमरान खान के हम बल्दियाती इदारों के जरिए तब्दीली लाएंगे, ये तब्दीली आ रही है आपके जरिए, ये तब्दीली आ रही है, ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, ये में बैठ के मैंने अपनी आंखों से देखी है चीजें। सही, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कराची से लेंगे इक़्तिदार अनवर को, जो हमें बताएंगे कि आज खान साहब का जलसा कैसा रहा कराची में, एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची से हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इक़्तिदार, 2 रोजा खान साहब का दौरा कराची का, इसको कामयाब दौरा कहें। आज के जलसे के हवाले से खास तौर पर अगर बात करें तो पहले खबरें आई कि खान साहब जलसागाह की तरफ जा रहे थे, उन्हें पता चला कि जलसागाह में तो पीटीआई के लोग ही, कारकुनी मौजूद नहीं है, वो वापस चले गए। फिर कुछ इनके जो अहम लीडर थे वो इल्तिजाएं करते रहे लोग से कि आए जलसागाह में आए। क्या मामला हुआ सारा, किस तरह इन्होंने लोगों को घरों से बाहर निकाला और फिर जलसागाह को भरा? देखिए, मैं रऊफ खुलासा साहब की बात को थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ाता हूँ कि जो सूरत-ए-हाल उन्होंने लिया की बताई, उससे कुछ मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल कराची में है। कराची में तहरीके इंसाफ जो है वो कम से कम 6 धड़ों में बंटी हुई है। हर धड़े की कोशिश होती है कि खान साहब जो है वो उनकी तरफ ही रहें। और कल से जब से खान साहब का दौरा शुरू हुआ है उसमें भी ऐसा ही मालूम होता है कि हर बंदे ने
यही कोशिश की कि वो उनके हलके में या उसके जानने वाले सपोर्टरों के हलके में खान साहब जाएं। कल जब उनका जलसा, कल जब उनकी रैली शुरू हुई थी, तो एक मौके पर जब वो इदारा नूर हक के बाहर पहुंचे तो सारे रास्ते चूंकि फैसल वाडा और अली जैदी उनके करीब रहे थे, इमरान इस्माइल को मौका नहीं मिल रहा था, तो इमरान इस्माइल ने मौका पाते ही एक ऐसा पत्ता फेंका कि उनको बताया कि जनाब शाहजुल हक साहब जो है वो लाहौर चले गए। जबकि शाहजुल हक साहब लाहौर नहीं गए थे और खान साहब मज़ार कायद पर नहीं पहुंच सके, और फिर मीडिया में बातें आई कि इन दोनों लीडरों में इख्तलाफ हो गया है। आज भी ऐसी सूरत-ए-हाल रही, आज भी जो है वो बिल्कुल 2-3 फरलांग के फासले पर पहुंचकर खान साहब को लियारी से वापस ले जाया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको सिक्योरिटी थ्रेट थे, और फिर उन्हें वहां से 13 किलोमीटर आगे जो है वो तकरीबन ले जाया गया, और 13 किलोमीटर जो है वो आगे ले जाने के बाद जो है उन्हें वापस लियारी लेके आया गया 5 बजे करीब। और ये हकीकत है कि खान साहब की जो लोग थे, खान साहब के जो चाहने वाले थे, उसमें यकीनन कमी थी लियारी में। हालांकि लियारी में सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो है वो तहरीक इंसाफ ने खड़े किए हैं, लेकिन जो हमें वहाँ पे मैदान में जो पोस्टर लगे हुए थे वो बता रहे थे वाज़ेह तफरीक, कुछ पोस्टरों पर खुर्रम शेर जमान के साथ उम्मीदवारों की तस्वीरें थी, कुछ पोस्टरों पर अली जैदी के साथ लोगों की तस्वीरें थी, कुछ पोस्टरों पर इमरान इस्माइल के साथ लोगों की तस्वीरें थी। तो कैंडिडेट्स बाद मुख्तलिफ जड़ों में बंटे हुए नजर आए हैं। यही वजह है कि लियारी के ककरी ग्राउंड के जिसमें 20,000 लोग आते हैं, वहां पर आपने एक कॉर्नर मीटिंग रख ली, और फिर वो आपकी इज्जत का सवाल पैदा हो गया कि आपने जनाब इस ग्राउंड को फिर इल्तिजाएं करनी पड़ी, और फिर जो है फिर लोगों को बुलाया गया, तमाम लोगों को पाबंद किया गया, 58 के 58 जो कैंडिडेट्स हैं कि वो अपने साथ 10-10 लोगों को लेके आएंगे। इसके अलावा जो कराची भर के तहरीक इंसाफ के लीडरान थे उन्हें कहा गया वो भी ककरी ग्राउंड पहुंचे। ककरी ग्राउंड आपने भर तो दिया, लेकिन बात फिर वही है कि उन लोगों के सामने आप आए, जिसका सदर आसिफ अली जरदारी या दूसरे लोग करते साबिक सदर, कि वो आते हैं, उन लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं और ऊपर से ही आते हैं, ऊपर से जाते हैं। हाँ, खाली खान साहब ने बुलेट प्रूफ शीशा नहीं लगाया, हाँ ये बात जरूर है, लेकिन बात फिर वही है कि जो लियारी में अगर आप देखें क्राउड जो है उसको बलोच होना चाहिए था, वो शक्लों से बलोच नजर आता, शीदी नजर आता, डाडे नजर आते, ऐसा कुछ नहीं था। जो लियारी की मियावाली बरादरी है, जो न्याजी बरादरी है, जो वहाँ पे हजारेवाल है, जो वहाँ पे आगा खानी कम्युनिटी है या दूसरी कम्युनिटी है, वो जरूर सपोर्ट करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो एक बलोच वोट बैंक है, जो एक शीदी वोट बैंक है, उसकी हमें प्रेजेंटेशन आज ककरी ग्राउंड में कम दिखाई दी। जी चलें देखते हैं 5 दिसंबर को जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है में कराची के अवाम फैसला कर लेंगे कराची किसका है। कराची के जो इलाके हैं, लियारी खास तौर पर जिसे पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जहां खान साहब ने आज जलसा किया, वो किसका है 5 दिसंबर को कराची के लियारी के अवाम ही ये फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर। प्रोग्राम में वक्त थोड़ा रह गया, हमें अपने दूसरे टॉपिक की जानिब भी आगे बढ़ना है। जफर हिलाली साहब, यूरोपियन मुल्क माल्टा के दारुल हुकूमत वलीता में जो दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी दुनिया को यकीन दहानी कराई है कि दाइश के खिलाफ हम इक़दामात करेंगे, दाइश के खिलाफ ताउन की यकीन दहानी कराई है पूरी आलमी बिरादरी को। कितनी अहमियत है इस मुश्तरका बयान की आपके ख्याल में? अब दुनिया जो है वो बिलाखिर दाइश के खिलाफ इकट्ठी हो रही है, और जिस तरह ज़रब-ए-अज़्म में हमें सराहा जा रहा है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है इसमें भी कामयाब होंगी। देखिए, जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था वो अनयूजुअल नहीं था। ये ढंडोरा वो पीटते रहते हैं, हर जगह जिधर जाते हैं वो कहते हैं हमारे तरह लड़ो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और कुछ हद तक सही भी है, फ़ौज ने बड़ा अच्छा लड़ाई किया है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। मगर इस कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस का जो इम्पोर्टेंस है, ये 53 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिलते हैं, और आप यकीन करें कि 33% दुनिया की आबादी ये कॉमनवेल्थ में है, तो एक लिहाज से इट इज इम्पोर्टेंट। और अगर आप एक उनमें से एक प्रोग्राम होता है, इट्स कॉल्ड द रिट्रीट, उस रिट्रीट में सिर्फ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एक से मिलते हैं और कोई भी किसी से जाके बात करता है। मूडी साहब नहीं थे तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को मौका नहीं मिला कि मूडी साहब से जाके बात करें। बहरहाल बात तो उन्होंने दूसरों से जरूर किया है। अब आप देखिए, ये सबसे बड़ा इस कॉन्फ्रेंस का मेरे ख्याल में जो अचीवमेंट है वो ये था कि एक औरत सेक्रेटरी जनरल उन्होंने इलेक्ट किया है, उसका नाम है पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। वो एक माहिर किस्म की लॉयर है, वन ऑफ द यंगेस्ट लॉयर्स इन इंग्लैंड। मगर उस औरत ने एक तकरीर में कहा कि मेरा नंबर 1 इश्यू होगा करप्शन
اور دوسرا منی لانڈرنگ. اور اس نے یہ بھی کہا کہ کرپشن اور ڈیموکریسی ساتھ چل نہیں سکتا. تو اور وہ کہنے لگی کہ میں دوسرے ملکوں کی کوآپریشن کے ساتھ اس چیز کو میں ختم کروں گی. اب آپ دیکھیے اگر یہ ہے اور واقع کوئی انیشیٹو لانچ ہوا اور آسٹریلیا، کینیڈا، برٹن، یہ جو ملک ہیں اگر ان کے ساتھ دیں تو میرے خیال میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو ہمارے کرپٹ پولیٹیشنز ہیں جو باہر ہیں ان کے پیسے کتنے ہیں اور کدھر ہے. شاید ہمیں اور کوآپریشن ملے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. دوسری بڑی اچھی چیز یہ ہے شازیہ کہ آپ حیران ہوں گے سننے کہ ایک عورت 3 میں سے 1 عورت ڈومیسٹک وائلنس کی شکار ہے دنیا میں. بالکل بالکل. اور کوئی اور جگہ ہے شاید ہمارا ملک ایک اور ہے جس میں 1 میں سے 2 میں سے 1 عورت یہ شکار ہے. اس سیکرٹری جنرل نے کہا کہ میں اس کو پبلسائز کروں گی اور ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف میں فوکس کروں گی. تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اگر واقعی یہ عورت یہ کر پائی اور 1/3 آف ہیومینٹی کے ساتھ اس کا کچھ اثر ہو تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں ہلالی صاحب آپ کو، جو روس اور ترکی کے درمیان جو محاذرہ اس وقت چل رہی ہے، روس نے اپنے جنگی جہاز کی تباہی کے بعد ترکی پر پابندیاں بھی لگا دی ہیں. صدر پیوٹن نے ترک صدر کے 2 بار فون سننے سے بھی انکار کر دیا ہے. داعش کی ہم بات کریں، جب ایسے ممالک کے درمیان جھگڑے ہوں گے تو اس تنظیم کو، داعش کو فائدہ نہیں ہوگا؟ بالکل فائدہ ہوگا اور داعش فائدہ اٹھا رہا ہے، آلریڈی اٹھا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ترکی جو ہے اٹس ٹیکنگ اٹ ایزی آن داعش. داعش کے خلاف اتنی نہیں ہے، وہ کرز کے پیچھے ہیں. کرز جو ہیں وہ واقع داعش کے دشمن ہیں اور وہی ہیں جو ایک ایفیکٹو فورس ہے داعش کے خلاف. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایردوغان صاحب جو ہیں اپنے ٹرکش انٹرسٹ، نیرو نیشنل انٹرسٹ کے لیے وہ جو وائڈر ریجنل انٹرسٹ ہیں اس کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں. اور روس کے ساتھ اگر ان کی لڑائی ہے اور اگر یہ جلدی ختم نہیں ہوئی، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کچھ کہا ہے، انہوں نے معافی بھی مانگی ہے، انہوں نے ریگریٹ کہا ہے اور کہا ہے کہ بڑا سیڈ انسیڈنٹس ہے. کچھ ایسی چیزیں ہو رہے ہیں جو ان کا لڑائی کم ہو. مگر یہ ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ترکی قدس کے خلاف، قدس آئسل کے خلاف، آئسل دنیا کے خلاف. تو یہ ایک عجیب سا قسم کا سچویشن بن رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب آپ کا، رؤف کلاسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.